section. Design of singly reinforced section. डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो वही चीजें हैं जो डब्ल्यूएसएम में हम करते आ रहे हैं। पहले हमने एमओआर निकाला, एमओआर निकालने के बाद नेक्स्ट में आपको बीम को डिजाइन करना है। और डिजाइन दो केसेस में यहाँ पे भी करोगे। पहला केस आपका व्हेन द साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन, उस केस में आप क्या डिजाइन करोगे, एएसटी एंड डेप्थ। दूसरा आपका होगा व्हेन द साइज ऑफ द बीम इज गिवन, उस केस में आपका निकालोगे सिर्फ और सिर्फ एएसटी, और उसी केस में आपका बनेगा डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन का केस, ठीक है ना। सेकंड वाले केस में तो वही चीजें हैं, पैटर्न सेम है। तो यहाँ पे डिजाइन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में केस 1 डालना, व्हेन द साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन। केस 1, साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन, साइज ऑफ द बीम इज नॉट गिवन। तो आपको पता ही है, कभी भी अगर साइज गिवन नहीं हो बीम का, आपको आइडिया नहीं हो कि हमें कौन सा सेक्शन कंसीडर करना है, तो आपको करना क्या है, पूरी कैपेसिटी सेक्शन की यूटिलाइज करके डिजाइन करना है। और पूरी कैपेसिटी किसमें यूटिलाइज होती है, बोलता मैंने आपसे, किसमें यूटिलाइज होती है, क्रिटिकल सेक्शन, यस, बैलेंस सेक्शन, जिसको आप लोग बोलते हो लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है ना। तो डिजाइन ऑलवेज एज अ बैलेंस सेक्शन, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हो आप, ऑलवेज कंसीडर एज अ बैलेंस सेक्शन, ऑलवेज कंसीडर एज अ बैलेंस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि साइज ऑफ द बीम आपको गिवन नहीं है। जब साइज ऑफ द बीम गिवन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ये भी आप समझ गए कि डी आपको निकालना होगा और एएसटी भी आपको निकालना होगा, यानी कितनी डेप्थ ऑफ कंक्रीट आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और कितनी एएसटी आपको प्रोवाइड करनी है, ये निकालना होगा। और विड्थ हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग विड्थ क्या कर रहे थे, एज्यूम कर रहे थे। मैंने बताया था आपको कि विड्थ आपकी क्या होती है, लिमिटेड होगी, ज्यादा विड्थ आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। वेरी आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ डेप्थ वेरी कर सकते हो। तो जब डेप्थ वेरी करोगे तो विड्थ के रिस्पेक्ट में आप डेप्थ एज्यूम कर लोगे, साथ में उसके बाद आप एएसटी कैलकुलेट कर लोगे। क्वेश्चन हमने किया भी था इसके बारे में प्रॉपर्ली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताइए, इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेट करना है आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्प्रेशन साइड का और टेंशन साइड का, और उससे दो फॉर्मूले निकल के आएंगे, वो हम डिजाइनिंग में यूज करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला लिखिए, इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कॉम्प्रेशन साइड, फ्रॉम कॉम्प्रेशन साइड, ठीक है। कॉम्प्रेशन साइड में जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखोगे तो ये होता है आपका बेंडिंग मोमेंट ऑफ कॉम्प्रेशन इक्वल टू 0.36 एफसी के बी एक्सयू, लिमिटिंग में कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। बैलेंस सेक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता ही है ना, एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिटिंग इन केस ऑफ द बैलेंस सेक्शन, ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैं एक्सयू की जगह कर रहा हूँ डायरेक्टली एक्सयू लिमिटिंग, तो मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है। 0.36 एफसी के बी एक्सयू लिमिटिंग इंटू डी माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। कल ही ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था यहाँ पे, ठीक है। ये निकल गया आपका एक्सयू लिमिटिंग का फॉर्मूला फ्रॉम द कॉम्प्रेशन साइड, ओके। देन जब कॉम्प्रेशन साइड से ये फॉर्मूला निकल गया तो मैं कॉम्प्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बीएम लिख रहा हूँ ओनली, ओके। यहाँ पे देखिए, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो एक्सयू लिमिटिंग इक्वल टू आपको पता ही है केडी होता है, बस वैल्यू रखिए यहाँ पे केडी की। यहाँ पे हो गया आपका 0.36 एफसी के बी केडी इंटू डी माइनस 0.42 केडी, ठीक है। डी माइनस 0.42 केडी, डी को यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 0.36 एफसी के बी केडी स्क्वायर, ये केडी स्क्वायर आ गया, कॉमन लिया जब आपने तो ये बच गया आपका 1 माइनस 0.42 ऑफ के, 1 माइनस 0.42 ऑफ के। और आपको पता है 1 माइनस 0.42 ऑफ के को हम लिखेंगे जे, वहां पे हमने जे क्या लिया था, अगर मैं बात करूं डब्ल्यूएसएम की, तो डब्ल्यूएसएम में जे लिया था आपने 1 माइनस के बाई 3। तो जो आपका जे यहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका 1 माइनस 0.42 के, और जे क्या है यहाँ पे आपको पता ही है, लीवर आर्म कोफिशिएंट। क्या है आपका, लीवर आर्म कोफिशिएंट। दो कोफिशिएंट निकाले हमने, एक तो निकाला हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, दूसरा हमने निकाला था लीवर आर्म कोफिशिएंट। अगर वहां पे की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूं तो जे की वैल्यू आपने निकाली थी वहां पे 1 माइनस के बाई 3, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूएसएम में, और आपने क्यू की वैल्यू निकाली थी वहां पे हाफ ऑफ सी जे के,
ठीक है, ये आपका लीवर आर्म कोफिशिएंट, ये आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, इन्हीं की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे भी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अब 0.36 FC के बी के डी स्क्वायर इंटू जे। ठीक है, जे यहाँ पे लिख देते हैं इसके बारे में, वेर जे इक्वल टू लीवर आर्म कोफिशिएंट, लीवर आर्म कोफिशिएंट, वेर जे इक्वल टू लीवर आर्म कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू आपकी होगी 1 माइनस 0.42 ऑफ के, 1 माइनस 0.42 ऑफ के। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, लीवर आर्म कोफिशिएंट निकलवा सकता है, के की वैल्यू वो दे देगा आपको। ठीक है, और आपसे बोलेगा लीवर आर्म कोफिशिएंट आप कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लीवर आर्म कोफिशिएंट। अब देखिए कभी कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना है, कभी जे निकालने को बोले के मत निकाल देना वहां पे। लीवर आर्म कोफिशिएंट जे है, के क्या था आपका, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। ठीक है, अगर लिखना है यहाँ पे तो के इक्वल टू लिख लेना, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर पीछे लिखवा रखा है मैंने आपको, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में यहाँ पे। देन उसके बाद थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे जब हम, तो ये इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू, यह जाएगा आपका 0.36 FC के जे के BD स्क्वायर ना, BD स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए 0.36 FC के JK को मैं लिख रहा हूँ Q, Q यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ Q इंटू BD स्क्वायर। फॉर्मूला सेम ही निकल के आया आपका, फॉर्मूले में चेंजेस है तो बताओ मेरे को। अगर यहाँ पे से आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे बैलेंस सेक्शन के लिए, तो QBD स्क्वायर से आप निकाल सकते हो बेंडिंग मोमेंट, या आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग सेक्शन अगर आपसे बोले निकालने के लिए, तो यही इक्वल टू है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लिमिटिंग सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन की कैपेसिटी है आपकी गिवन। ठीक है, जो जो आपको स्पेसिफिकेशन दिए होंगे उसके बेस पे जो कैपेसिटी बनेगी वो इतनी ही कैपेसिटी बनेगी। ठीक है ना, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसके लिए आप डिजाइन कर सकते हो किसी भी सेक्शन को। ठीक है, तो ये आ गया आपका बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू QBD स्क्वायर। हमें डिजाइन क्या करना था, एक तो डी निकालना था, दूसरा हमको AST निकालना था। तो जब डी निकालोगे तो यहाँ से आप डी इक्वल टू निकल जाएगा आपका अंडर ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन QB। ठीक है, QB हो गया, और Q के बारे में हमने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए वेर Q इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, और इसकी वैल्यू आपकी होती है 0.36 ऑफ FC के J ऑफ K। ठीक है, ये होगी इसकी वैल्यू। ये भी ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों निकालने के लिए फॉर्मूला याद मत रखना, इसके लिए एग्जाम में पूछता है, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट एक ट्रिक देख रखी, ट्रिक नहीं है वो, हमने निकाल के कैलकुलेट करके मैं आपको दे दूंगा ये पूरा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इससे पूछता है। तो डेप्थ आपने निकाल के रख दी, सेम फॉर्मूला है WSM में जो आपने डिराइव किया था, प्रोसीजर सेम है, बस चेंजेस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ J और K की वैल्यू, Q की वैल्यू में आ रखे हैं। एक तो J आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 3 चेंजेस होंगे बेसिकली यहाँ पे। पहला जो आपका बेंडिंग मोमेंट निकलेगा दैट इज बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, यहाँ पे U लगाना मत भूलना। ठीक है, और यहाँ पे भी U लगाना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है जो ये फॉर्मूला आपने डिराइव करके रखा था, ये फॉर्मूला आपने किससे निकाला था, जब आपने डिजाइन स्ट्रेस को 0.45 FCK लेके चला था। ठीक है ना, और मैंने आपको बोला था डिजाइन स्ट्रेस अगर आप 0.45 FCK लोगे तो जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो फैक्टर्ड या अल्टीमेट होगी। तो यहाँ पे आपका अल्टीमेट आ गया। ठीक है, तो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, पहला चेंजेस यहाँ पे अल्टीमेट में है, वहां पे आपका वर्किंग बेंडिंग मोमेंट था। ठीक है, WSM में एक चेंज हो गया, यानी अल्टीमेट निकालने के लिए अगर आपको लोड W दिया हुआ है तो आप इसको 1.5 टाइम्स ऑफ W कर लेना, एक प्रोसीजर। या आप कर सकते हो पहले बेंडिंग मोमेंट निकाल लो नॉर्मल, उसके बाद इस बेंडिंग मोमेंट को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये निकल जाएगा आपका अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, पहला चेंज यहाँ पे LSM में। दूसरा जो चेंज आ रखा है यहाँ पे J की वैल्यू पे, J की वैल्यू पे वहां पे 1 - K/3, यहाँ पे 1 - 0.42 टाइम्स ऑफ K। देन उसके बाद थर्ड चेंजेस जो आ रखा है यहाँ पे Q पे, Q का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है 0.36 FCK JK, और वहां पे आपने क्या निकाला था, ये लिखा हुआ है हाफ CJK। ठीक है, तो ये आपको चेंजेस ध्यान रखने हैं, बाकी ये एक तो आपने डिराइव करके रख दिया है, डेप्थ आपने निकाल दी रख दी यहाँ पे। ठीक है, जब आपने इक्वेट किया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कंप्रेशन साइड में, आप सेम आपको करना है, इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड।
जब आप टेंशन साइड में इसको इक्वेट करेंगे तो देखिएगा फॉर्मूला हमारा क्या था टेंशन साइड का, जरा बोलिए। BMU इक्वल टू, फॉर्मूला बोलना जरा, टेंशन साइड का फॉर्मूला बोलना जरा जल्दी फटाफट। 0.87 FY AST, यस वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सयू लिमिटिंग में लिखना उसको, ठीक है, ये मैंने लिख दिया एक्सयू लिमिटिंग। बस आपको यहाँ पे एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू आपको पुट करनी है 0.87 FY AST D माइनस 0.42 KD कर दिया मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है। D कॉमन लोगे यहाँ पे 0.87 FY AST, आपने क्या करा देखो यहाँ पे मैं सीधे स्टेप आगे कर रहा हूँ, D कॉमन लिया तो बच गया आपका यहाँ पे 1 माइनस 0.42 K, 1 माइनस 0.42 K को मैं लिख सकता हूँ J, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ JD, इसको मैं लिख देता हूँ JD। और मैंने आपको एक चीज कॉन्सेप्ट बताया था, भूले नहीं होंगे, कि J आपका लीवर आर्म कोफिशिएंट है और J इंटू D करोगे तो क्या हो जाएगी वो, J इंटू D करोगे तो क्या हो जाएगी वो लीवर आर्म, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, जहां पे JD होगी, JD इज द लीवर आर्म, और J सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो वो क्या होगा लीवर आर्म कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये आपकी लीवर आर्म JD हो गई यहाँ पे। देन उसके बाद आपको निकालना क्या है यहाँ पे, AST ही तो निकालना है। जब AST आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला हो गया आपका अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट अपॉन 0.87 ऑफ FY JD, FY JD, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया AST का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला देता है आपको एग्जाम में निकालने के लिए, ठीक है। ये हो गया AST का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्टील फॉर लिमिटिंग सेक्शन, एरिया ऑफ स्टील फॉर लिमिटिंग सेक्शन, एरिया ऑफ स्टील फॉर लिमिटिंग सेक्शन आपका निकल के आ गया। तो चेंजेस इस फॉर्मूले में कहां पे आ रखे हैं, जो पहले वाला फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले में चेंजेस कहां पे आ रखे हैं आपके, इस वाले फॉर्मूले में JD वहां पे भी था, ठीक है, JD वहां पे भी था, J की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, पहला चेंजेस BMU चेंज हो गया, BM था वहां पे, और यहाँ पे दूसरा चेंज और चेंज क्या रखा है 0.87 FY का, वहां पे क्या था सिग्मा ST। अगर पर्टिकुलर फॉर्मूला याद करने के लिए चेंज देखोगे यहाँ पे तो पूरा फॉर्मूला सेम है, एक जगह सिग्मा ST है, एक जगह 0.87 FY है। और आपको पता है सिग्मा ST हम लोग क्या लेके चलते हैं, ये हम लेके चलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन WSM, इतना हम डिजाइनिंग के लिए लेके चलते हैं सिग्मा ST की वैल्यू। और डिजाइनिंग के लिए स्टील की वैल्यू हम लोग जो लेके चलते हैं 0.87 ऑफ FY इन LSM, तो ये ध्यान रखना है, बस हो गया, ठीक है ना। तो AST इक्वल टू BMU अपॉन 0.87 FY अपॉन JD आपका आ गया कहां पे LSM पे। अगर आपने WSM का फॉर्मूला देखना है तो मैंने निकाला था ये BM अपॉन सिग्मा ST JD। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, अगर उसने एग्जाम में मेंशन नहीं भी कर रखा है कि WSM से करिए तो वो क्या कर देगा आपको सिग्मा ST की वैल्यू दे देगा। अगर LSM से करवाना चाहेगा आपको तो वो किसकी वैल्यू देगा, FY की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो आप कहीं पे भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे, बस क्वेश्चन आपको देखना है, कभी कभी मेंशन नहीं करता है कि LSM से करिए, वो वैल्यूज के हिसाब से आपको देखना चाहता है कि आपको कितना नॉलेज है इन चीजों की, ठीक है। तो ये निकल के आ गए आपके डिजाइनिंग के फैक्टर्स, डेप्थ और AST इन केस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन LSM के केस में। किसी को दिक्कत कहीं पे, फॉर्मूले यहीं पे याद करके जाया करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ताकि घर में दिक्कत ना हो आपको। देखिए जो कल परसों से जो क्लास चलने वाली है, मतलब कल परसों नहीं, अब 1-2 दिन के बाद, हाँ, टी-बीम कंप्लीट होने के बाद की जो क्लासेस चलेंगी आपकी, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, अगर यूपीपीएससी की बात करोगे तो समझ लेना वो गोल्ड है। ये भी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कन्वेंशनल सब चीजें चल रही साथ में, अब वो ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव चलेगा इसके बाद, ठीक है ना, क्योंकि आपको IS कोडल प्रोविजन याद करने और वो कोडल प्रोविजन आपको याद ही रखने हैं। अगर उसने दे रखा है कि नॉमिनल कवर आपको 20 लेना है तो लेना है भाई, ठीक है, वो कवर्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो जो कोडल प्रोविजन है वहां पे समझाने के लिए चीजें उतनी ज्यादा भी नहीं मिलेंगी आपको कि बहुत समझाने के लिए चीजें, समझ में चीजें मैं समझा दूंगा जहां पे समझाना होगा, लेकिन चीजें याद ज्यादा रखनी है, वहां पे चीज ध्यान रखनी है आपको। तो प्रॉपर तरीके से अगर वो पढ़ोगे तो RCC उससे बाहर नहीं जाएगी उसके बाद, ठीक है। कोडल प्रोविजन में अभी हम पहुंचे ही नहीं है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डिजाइनिंग। इन डिजाइनिंग से देखिए, अगर पहली यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इनमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ। RCC से अगर 12-14 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इन जो यूनिट अभी आपने डिस्कस करी है इन यूनिट से बनेंगे। देन बाकी के सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो भी आएंगे इसके बाद के सारे कोडल प्रोविजन है, ठीक है। और उत्तराखंड वाले में आपका इसका वेटेज काफी अच्छा रहेगा। उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो RCC में वेटेज बहुत जबरदस्त रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि RCC आपका एक सेक्शन में होगा और बाकी और सब्जेक्ट दूसरे सेक्शन में होंगे, ठीक है ना। आपका होगा स्टील, स्ट्रक्चर, सोम, RCC, ये चार एक ही उसमें रहेंगे, सर्वेइंग भी रहेगा, हाँ जो भी है 3-4 सब्जेक्ट। तो इनसे क्या होगा, अब देखिए ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है RCC में,
तो 30-40 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने डन है, समझ लो, ठीक है। ज्यादा भी आ सकते हैं, 50-60 के भी आ सकते हैं, 30-40 के डन है यहाँ से। तो यहाँ पे यूपीएससी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा आपका आरसीसी का, साथ में स्टील का भी भाई। जो एसएससी जेई में स्टील का 7-8 मार्क्स का आता था वो भी बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, उसका भी आपका यहाँ पे वेटेज बढ़ेगा। हाँ 35 to 40, क्योंकि स्टील यहाँ ज्यादा पूछता है जेई के एग्जाम्स में, जितना मैंने देखा है। तो ये सब्जेक्ट को अगर लाइटली लेके चलोगे तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इतना ध्यान रखना। क्योंकि अगर 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए, 65 से 70 मार्क्स के आपका नुकसान उठा लोगे आप लोग डायरेक्टली, ठीक है ना। मिनिमम बोल रहा हूँ अभी मैं। तो ध्यान रखना ये चीजें आप प्रॉपर चलने वाली है। और जितने नोट्स करवा रखे हैं बाहर मत देखना, भले अगर नहीं पढ़ने का टाइम होगा तो जितने नोट्स करवा रखे हैं स्टील के नोट्स भी बाहर मत देखना। सिर्फ और सिर्फ स्टील जो पढ़वा रखी है अगर वो पूरी पढ़ दी तुमने, तब भी तुम्हारे, और प्रीवियस ईयर लगा लेना, तब भी तुम्हारे 90 से 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारा कवर कर रखा है स्टील में जेई का पूरा। और आरसीसी में तो अगर सब कर रखा है तो 95 प्लस ही आपका कवर होगा, 95 से ऊपर आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जो नोट्स करवा रखे हैं वो नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से घर में रिवाइज जरूर करना है, रिवाइज और प्रॉपर तरीके से इनको 3-4 बार पढ़ लेना, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स प्रॉपर डेली बनाना, सभी चीजें भले अभी कोई किसी को डिफिकल्ट लग रही हो कि भाई बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में सब चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपको शॉर्ट नोट्स में पढ़ते टाइम पे ये पूरा नहीं दिखता है, पूरा का पूरा आपको सिर्फ और सिर्फ कितना दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा बस शॉर्ट नोट्स में। और साथ में क्यू और जे की वैल्यू दिखेगी, 4 ही फॉर्मूला याद करने है ना। तो शॉर्ट नोट्स में वो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा उसके बाद, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन की डिजाइनिंग, लिख लिया सबने। इसके बाद देखिए एक टेबल बनाते हैं जैसे हमने वहां पे बनाई थी। तीन वैल्यूज के लिए टेबल बनानी है हमें, के, जे और क्यू के लिए, ठीक है। के, जे, क्यू की वैल्यू आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है, एलएसएम में इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। जितना मुझे लगता है के, जे, क्यू से, जितना पर्सनली फील होता है के, जे, क्यू से अगर पेपर आएगा, दोनों के, जे, क्यू से, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम से एक क्वेश्चन बनेगा, देखना आपके इसी बार के पेपर में आरसीसी में एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बार पूछा जा रहा है। और आपको पता है 8-7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि 3 ग्रेड है, 3 ग्रेड वहां हो गए, 6 ग्रेड ही हो गए। उसके बाद क्यू की वैल्यू आपकी होगी 9 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन वहां से पक्का बनेगा, ध्यान रखना, याद रख लेना ये वैल्यू, के, जे और क्यू की वैल्यू, ठीक है। के अगर निकालना था तो आपको पता था कैसे निकाला आपने, 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 ऑफ FY, ठीक है। और यहाँ पे आपका मैं लिखता हूँ FE 250, यहाँ मैं लिख रहा हूँ FE 415 और फाइनल आपका FE 500। ये 3 आपके ग्रेड हैं जिनके लिए आपको ध्यान रखना है। जे की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये निकलती है आपकी 1 - 0.42 ऑफ के। क्यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.36 FC के जे के, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.36 FC के जे के। बस ये वैल्यूज अगर आप देखोगे तो के की वैल्यू आप खुद ही बता सकते हो मेरे को, मैंने लिखवाई है आपको। कितनी के की वैल्यू निकाली थी हमने FE 250 के लिए, 4 तो WSM के लिए है ना भाई, 0.53, और FE 415 के लिए यस वेरी गुड 0.48, और उसके बाद 0.46, तो 0.53, 0.48, 0.46 आपका हो जाएगी जे के की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है, अगर WSM का याद रखते हैं तो 0.40, 0.289, 0.253, 3 वैल्यूज हो गई। उसके बाद आपको जे की वैल्यू अगर देखोगे तो जे की वैल्यू वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, 0.78, 0.8, 0.78, 0.8, 0.81, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जे की। जे की वैल्यू अप्रोक्सीमेट ध्यान रखना कि 0.8 के अराउंड रहती है, ठीक है। तो 0.8 के अराउंड रहेगी तो इसका मतलब है अगर एग्जाम में आएगा तो आपको पूरा इतना ऑप्शन नहीं देगा घुमा के, ठीक है। वो आपको सिर्फ बोलेगा 0.8 के अराउंड का कोई ऑप्शन देगा आपको, और क्वेश्चन टफ बनाना है उसने, तो 0.8 वाले को आप क्या कर देना, राइट कर देना इसमें, ठीक है। बाकी वैसे जे मेरे को लगता है जितना पूछेगा नहीं, ठीक है ना। देन उसके बाद है क्यू की वैल्यू। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका क्यू की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू आप ध्यान रख सकते हो इजीली, जब आप निकालोगे आप क्यू को, तो देखो निकालो जरा, जे निकाल दिया, के निकाल दिया, FC के आपके पास
FCK M25 FCK के टर्म में निकालना है इसको, FCK एग्जाम में दिया होगा आपको कोई भी, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी देखिए इजी है याद करने के लिए, पहली आएगी 0.148 FCK, दूसरी आएगी 0.138 FCK 10 घटा दो, तीसरी आएगी 0.134 FCK, ठीक है। पहले 10 घटाया फिर 4 घटा दो पॉइंट में, ठीक है। तो कितना आया ये देखो 0.148 FCK, ये आया आपका FE 250 के लिए, ये अंडरलाइन कर लेना स्टार मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टर्म्स दो ये टेबल में ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका आएगा 0.138 ऑफ FCK, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। और अगला आ गया आपका 0.134 ऑफ FCK, ठीक है। रिस्पेक्टिव ग्रेड्स आपके लिखे हुए हैं ऊपर, FE 250 के लिए, FE 415 के लिए, FE 500 के लिए। अरेंज भी आपको ऐसे ही करना है लाइन में, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो पहले अरेंज कर लीजिए, उसके बाद वैल्यूज लिख लीजिए, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो 0.148, 0.1348, 0.134 सही है ना, वैल्यूज कैलकुलेट करिए आपने। तो ये हाँ ठीक है, ये वैल्यूज आपकी ये रहने वाली है, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। क्यू की वैल्यू वहां नहीं पूछेगा, WSM में क्यू की वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, के की वैल्यू फ्रॉम LSM WSM, क्यू की वैल्यू फ्रॉम WSM LSM सॉरी, ठीक है। और जे आपका ध्यान रखना 0.8 के अराउंड, दोनों में 0.8 के अराउंड ही रहता है जे आपका। क्लियर है सबको? अब इसका क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, अगर रिपीट करवाना चाहते हो कि नहीं सर करते हैं क्वेश्चन तो करवा देता हूँ, अदरवाइज मेरे को लगता नहीं रिक्वायरमेंट है। करना क्या है आपको, सेम है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में एक तो आपका जब W निकालोगे ना, टोटल W निकाला था आपने, वहां तक प्रोसीजर आपका सेम है, फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, क्यू का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जे का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो जब आप निकालोगे W, एक तो देखो वहां पे क्यू निकालने के लिए आपने हाफ CJK किया था, लेकिन यहाँ पे तो क्यू निकालने के लिए आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूले लिख दिए मैंने यहाँ पे, इनसे निकाल लोगे इजिली। क्यू निकाल दिया आपने, क्यू निकालने के बाद अगला काम क्या था, WT निकालना। WT के लिए आपने डेड लोड निकाला, फिर क्या निकाला आपने, लाइव लोड। जब समेशन किया तो समेशन करके क्या है आपका, टोटल लोड। टोटल लोड जितना भी आएगा उसको आपको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपका हो जाएगा अल्टीमेट टोटल लोड। तो जो बेंडिंग मोमेंट इससे निकलेगा वो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकलेगा, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद आप इसके बेस पे निकाल लो बेंडिंग मोमेंट, फॉर्मूला सिंपली सपोर्टेड दिया था मुझे अभी भी याद है, WL²/8 हो गया, ठीक है। जब बेंडिंग मोमेंट निकल गया आपका, तो उसके बाद आपका D निकल जाएगा। D पहले वाले केस में निकल के आएगा आपका ऑलमोस्ट 661 D निकल के आएगा पहले केस में, ठीक है। अगर उसमें फेल कर गया, फेल नहीं कर रहा, अब देखिए आपने एज्यूम कितना करा है, 1000 किया होगा ना, वही कंडीशन आपको लेनी है SPAN/10 वाली। आपने एज्यूम 1000 किया है, आपकी निकल के 66, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 661 की ही है, इसका मतलब सेफ है स्ट्रक्चर तो आपका, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं होगा ना स्ट्रक्चर। 1000 आपने ले रखी डेप्थ और आपको रिक्वायरमेंट 661 की है, तो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिकल नहीं होगा इस केस में। तो आप क्या करना, उसके बाद 661 की जगह आप 1000 की जगह रख देना 700 700 रख देना, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा केस इसमें, ठीक है। उसके बाद AST निकालनी, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर। पिछले का क्वेश्चन देखना, ट्राई करना घर में, नहीं बनेगा तो बताना, अगर अभी करना है तो बता दो, मैं करवा देता हूँ अभी, ठीक है। आप लोग घर में ट्राई करना उसको, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आंसर नहीं बनेगा किसी का, किसी को दिक्कत आएगी कि सर ये नहीं बना क्वेश्चन मेरे से, तो मेरे को बता देना, मैं कल करवा दूंगा उस क्वेश्चन को भी, ठीक है। हाँ वही फॉर्मूले सेम है, जो फॉर्मूला वहां पे बना था फॉर्मूला वही है, D = अंडर ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन QB, QBD², Q और Q की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी थोड़ी सी, हाँ बस MU आ जाएगा, हाँ MOR नहीं आएगा ना, तो इसीलिए तो हमने बेंडिंग मोमेंट में हमने W निकाल दिया ना पहले ही तभी। हाँ अगर आप W को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करते हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो निकलेगा आपका वर्किंग मोमेंट निकलेगा, वो MU नहीं निकलेगा। हमें तो MU निकालना है, तो MU निकालने के लिए हमें इसको 1.5 से मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, या आप क्या निकालो, वर्किंग मोमेंट निकाल लो, उसके बाद 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना यहाँ पे। अगर किसी को दिक्कत है ना, तो एक चीज देखना, अगर RCC के वीडियोस पढ़े हुए हैं, RCC के वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, तो वहां से देख के भी कर सकते हो आप, रिकॉर्डिंग वीडियोस में पढ़े क्वेश्चन करा रखा है मैंने वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन करा रखे हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका केस 2। अब करते हैं केस 2 डिस्कस, जहां पे व्हेन द साइज ऑफ द बीम इज गिवन। केस 2 देखना, ये तो था आपका केस 1 जब आपका साइज ऑफ द बीम गिवन नहीं था, उस केस में आपको दोनों चीजें निकालनी थी, AST और D। इस केस में आपका है व्हेन द साइज ऑफ द बीम इज गिवन, साइज ऑफ द बीम
इज गिवन, जब बीम का साइज आपको गिवन होगा तो उस केस में आप क्या करने वाले हो निकालने के लिए यहाँ पे, तो देखिए जरा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको बी गिवन होगा, डी गिवन होगा, ठीक है, ये चीजें आपको गिवन होंगी, आपको निकालना क्या है, एएसटी, सिर्फ और सिर्फ एएसटी डिजाइन करना है इस केस में, ठीक है। या आप बोल सकते हो विड्थ और डेप्थ आपकी रेस्ट्रिक्टेड है, आपको निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एएसटी, यही कंडीशन है जो हमने इससे पहले भी डिस्कस करी थी इस केस 2 में। तो सबसे पहले इसमें आपको निकालना है स्टेप 1 में, यहाँ पे वही स्टेप 1 में आपको निकालना है, आपने वहां पे निकाला था वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ना, आपने वहां पे निकाला था वर्किंग बेंडिंग मोमेंट आप बोल सकते हो, ठीक है, पहले आपने निकाला था वर्किंग बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे आप निकालोगे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, स्टेप 1 में आप निकालो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, ये निकलेगा आपका 1.5 टाइम्स ऑफ वर्किंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, 1.5 टाइम्स ऑफ वर्किंग बेंडिंग मोमेंट आपका निकलेगा। और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला होगा आपका WL²/K1, और ये वैल्यूज मैंने लिखा रखी K1 की, सिंपली सपोर्टेड के लिए 8, कैंटिलीवर के लिए 2, ठीक है, टू वैल्यूज है उसके लिए, ये निकाल दिया आपने फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, जिसके लिए आपको सेक्शन को डिजाइन करना है, ठीक है। ये बेंडिंग मोमेंट कौन सा है, जिसके लिए आपको सेक्शन डिजाइन करना है, ये निकाल दिया आपने। और ये बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा आपका, ये वाला बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका WL²/8 या 2, अभी बताता हूँ, क्वेश्चन में करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ी देर में। देन उसके बाद स्टेप 2 में आपको डिस्कस क्या करना है, स्टेप 2 में आपको निकालना है सेक्शन की कैपेसिटी, कितनी आपकी सेक्शन की कैपेसिटी है, यानी जो आपको बी और डी गिवन है, इस बी और डी के बेस पे आपका सेक्शन कितना बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद आप निकालोगे स्टेप नंबर 2 में MU लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि अल्टीमेट के फॉर्म में ही निकलेगा, और ये लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला है आपका यहाँ पे QBD² से, क्यू की वैल्यूज मैंने रिस्पेक्टिवली लिखा रखी है हर एक ग्रेड के लिए, ठीक है, ये निकल गया आपका। अब अगर यहाँ पे केस 1, 2 केस बनेंगे, एक तो केस बनेगा केस 1 यहाँ पे, ठीक है, एक केस बनेगा अगर आपका जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, BMU, जिसके लिए आपको डिजाइन करना है, वो लेस देन है अगर सेक्शन की कैपेसिटी से, ठीक है, तो इस केस में आपका डिजाइन होगा सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन, इस केस में आपका क्या डिजाइन होगा, सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन, यही चीज करी थी हमने। केस 2 में क्या होगा, अगर आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट यानी जिसके लिए आपको डिजाइन करना है वो ज्यादा होगा सेक्शन की कैपेसिटी से, तो उस केस में आप यूज करोगे डबली रेनफोर्स सेक्शन, तो वहां पे आप क्या करोगे, एरिया ऑफ स्टील आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि विड्थ और डेप्थ तो आपको घटा बढ़ा नहीं सकते हो, वो जो चीज दी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेरी क्या कर सकते हो आप, एरिया ऑफ स्टील। तो अगर आपका केस 2 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर आपका BMU ग्रेटर देन होगा, यानी डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आपका सेक्शन की कैपेसिटी से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आप डिजाइन करोगे डबली रेनफोर्स सेक्शन, यहाँ पे आप डिजाइन करने वाले हो डबली रेनफोर्स सेक्शन, सेम कंडीशंस जो हमने अप्लाई करी है, ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था मैंने WSM में, क्या यहाँ पे डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, एग्जांपल देके भी समझाया था, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, दोबारा समझाओ, क्लियर है सबको, अगर किसी को दिक्कत है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो, शर्माओ मत, मैं दोबारा बता दूंगा जो वहाँ पे बताया था, मैं जस्ट यहाँ समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने पढ़ा रखी है चीजें, ठीक है। अभी डबली रेनफोर्स में थोड़ा सा इस चीज को डिस्कस कर भी लेंगे, थोड़ा रिवीजन करा लूंगा हल्का सा। ये हो गया आपका डबली रेनफोर्स सेक्शन, आप यहाँ पे डिजाइन कर लोगे, ठीक है। देन अगर आपको केस 1 आया, अगर आपका केस 1 आया कि आपको सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन अगर आपको डिजाइन करना है, ठीक है, तो केस 1 में कैसे डिजाइन करोगे, पहले उसको देखते हैं। केस 1 के बेस पे अगर आपको डिजाइन करना है, ठीक है, तो इसमें आपका ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है BMU इज लेस देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग, और बैलेंस मतलब जिसमें, अच्छा, BMU और MOR अल्टीमेट अगर इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाएगा तो आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन ही डिजाइन करोगे आप उस केस में भी, ठीक है, डबली नहीं करोगे उस केस में भी, इक्वली करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट कैपेसिटी बराबर ही है ना, तो डबली प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है उस केस में, डबली ओनली उस केस में करोगे जिस केस में ज्यादा आ जाएगा, जैसे आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट 100 है और आपका 101 आ गया, तो उस केस में 1 किलोन्यूटन मीटर के लिए आपको एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर 100 ही आ गया आपका तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको उसके बाद, ठीक है। अगर आप एडिशनल सेफ्टी देखनी है, अगर आपने कर दिया तो आपकी मर्जी है डिजाइनर, एज ए डिजाइनर, लेकिन आप वैसे थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो नहीं प्रोवाइड करोगे उस केस में डबली, ठीक है। देन उसके बाद अगर केस 1 आया BMU इज लेस देन MOR लिमिटिंग, तो उस केस में आपको इतना तो पता ही है
कि सेक्शन जो आपका होगा सिंगली रेनफोर्स्ड अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, तो यहाँ पे XU इज लेस देन XU लिमिटिंग होगा। तो अगर जहाँ पे XU इज लेस देन XU लिमिटिंग होगा तो यूज क्या करेंगे हम लोग, XU, है ना, यूज हम लोग करेंगे XU का आप यूज करने वाले हो यहाँ पे, पहली बात। दूसरा, इतना आपको पता ही है कि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन में स्टील कम होती है तभी फेल होती है, ये मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AST इज लेस देन AST लिमिटिंग, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज रहने वाली है आपकी किसकी, सिंगली रेनफोर्स्ड अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन की, क्लियर है। देन उसके बाद ये आपको प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब आपको निकालना क्या है, पहले वाले केस में आप देखिए BMU इक्वल टू, आप फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे कॉम्प्रेशन साइड का 0.36 FCK BXU D माइनस 0.42 XU, ठीक है। ये आपका आ गया BMU इक्वल टू, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, XU इजिली निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकालिए XU जब आपका निकल के आ गया तो एक फॉर्मूला BMU का अगेन आपको पता ही है। BMU का दूसरा फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो ये आपका 0.87 ऑफ FY AST D माइनस 0.42 ऑफ XU, यहाँ से आप निकाल सकते हो AST आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, ये निकलेगा आपका बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट अपॉन 0.87 ऑफ FY इंटू D माइनस 0.42 XU, सिंपल सा। और निकालना क्या था आपको, AST ही तो डिजाइन करना है, ठीक है। तो AST डिजाइन करना आपने निकाल दिया, और ये फॉर्मूला अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये फॉर्मूला वही तो निकला, D माइनस 0.42 XU क्या है, अगर आपका बैलेंस सेक्शन लेके चलते तो यहाँ पे आपका JD होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने सिंगली रेनफोर्स्ड अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन ले रखा है तो आपका ये फॉर्मूला इसी से निकलेगा, उसके बाद JD मत कंसीडर करना इस केस में, ठीक है। तो ये निकल के आ गया आपका AST की वैल्यू। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है AST निकालने का, अगर आपको प्रॉब्लम होती है कभी कि ये फॉर्मूले भूल गए, ठीक है, तो आप एक काम करिए, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, ये कोड में गिवन होगा आपका IS 456 में डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट फॉर्मूला की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका 0.5 AST का, ठीक है ना। AST निकालने का आप डायरेक्ट लगाइए, इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही फॉर्मूले से निकल जाएगा। 0.5 FCK अपॉन FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 BMU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू BD, ये कोड में गिवन है फॉर्मूला डायरेक्टली आपको। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो ये फॉर्मूला लगाइए डायरेक्टली। अब डर गए होंगे फॉर्मूला देख के कई लोग, ये देखो AST इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 BMU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू BD। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाइए, ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस आपको चेक करना पड़ेगा कि सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स आ रहा सिंगली या डबली आ रहा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हो AST। अगर कन्वेंशनल में क्वेश्चन आ गया तो कन्वेंशनल में अगर डायरेक्टली आपने इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल दिया तो अब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही क्वेश्चन रहेगा आपका। और जो ये फॉर्मूला आपका, जो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये वैलिड है आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन दोनों के लिए, ठीक है। लिख भी सकते हो आप वैलिड फॉर URS एंड बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन और बैलेंस सेक्शन दोनों के लिए ये फॉर्मूला आपका वैलिड रहने वाला है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सा वाला समझाना है आपको एक बार, ये पहला अच्छा, ये डब्ली वाला कॉन्सेप्ट कह रहे हो ना आप, MOR वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो डब्ली में मैं समझा देता हूँ अभी आपको थोड़ी देर में, ठीक है ना। जब डब्ली पढ़ेंगे तो डब्ली के बेसिक में पढ़ा दूंगा मैं आपको। इसको लिख लीजिए आप लोग, जो डब्ली वाला कॉन्सेप्ट है, MOR वाला, ये कॉन्सेप्ट अभी बता दूंगा मैं आपको दोबारा। ठीक है, क्लियर है ना। सिंपल चीजें हैं, अगर हम WSM पढ़ी है ढंग से, ये कुछ भी नहीं है, वही चीजें क्या कर रहे हो आप, ये फॉर्मूला ऐड हो गया इसमें, बाकी ये तो चीजें वही निकाली, ठीक है, चीजें कुछ भी नहीं है चेंजेस आपके यहाँ पे। तो LSM और WSM पूरे इंटरकनेक्टेड ही है दोनों आपस में, फॉर्मूले चेंजेस हैं, बस हो गया। तो एक ढंग से पढ़ लो, दूसरे वाले में आपको फिर आंख बंद करके बैठना है। अब देखो, अगर डब्ली कल से डब्ली चलेगी, जैसे डब्ली का आज बेसिक हो जाएगा, बेसिक से क्या पता हम थोड़ा आगे तक भी कर लें, लेकिन कल जब डब्ली आप प्रॉपरली पढ़ोगे डब्ली रेनफोर्स सेक्शन, तो डब्ली रेनफोर्स सेक्शन में देखना, क्या पता आज ही पहुंचे हम लोग वहां पे, अभी नहीं पता, ठीक है। तो उस समय देखोगे आप कि जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं वही चीजें हैं,
कंक्रीट भरनी है, कंक्रीट निकालनी है, घटाना है, बढ़ाना है, वही चीज है। बस वहां पे आपको, यहाँ पे और आपका सिंपल होगा कि वहां पे आपको कन्वर्टेड कहाँ पे लेना है, एक्चुअल कहाँ पे लेना है, दिक्कत आ रही थी डब्ल्यूएसएम में। यहाँ पे वो भी दिक्कत नहीं है, हर जगह एक्चुअली लेके चलना है, कोई कन्वर्जन नहीं करना आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतना ईजी मेथड है ये, काफी ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। बन गए? एक दो दो तीन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं आपके एग्जाम में, सिंपल सिंपल है। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल भी करना है अभी, फिर डब्ल्यू में चलते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। इन लिमिट स्टेट डिजाइन, इन लिमिट स्टेट डिजाइन, नहीं हुआ, जगह छोड़ दो इसके लिए थोड़ा ना, लिख लो क्वेश्चन लिख लो। इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लेक्सर, इन लिमिट स्टेट डिजाइन फॉर कंक्रीट, इन क्या लिखता है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लेक्सर, द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज टेकन एज, बोलना मत आंसर अभी, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज टेकन एज, बोलना मत अभी, ठीक है। 0.42 एफ सी के एक्स यू, ऑप्शन लिखना जरा भाई लोग। 0.36 एफ सी के एक्स यू, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। 0.53 एफ सी के एक्स यू, 0.446 एफ सी के एक्स यू, 0.42 एफ सी के एक्स यू और 0.36 एफ सी के एक्स यू। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया है 2 से 3 बार, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन था ये पहले, इससे पहले। हाँ, एक सेकंड रुको, बोलो मैं तो।
क्या होगा? किसी को ऐसा है जिसको नहीं आता है क्वेश्चन है? सबको आता है? कौन सा आंसर होगा? बी वाले कितने हाथ खड़ा करना? 1 2। डी वाले कितने? 1 2। क्यों डी या बी क्यों होगा? आंसर बताना जरा, रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ मतलब आप कंक्रीट का ठीक है, बी कहाँ गया फिर यहाँ पे? अगर डी था तो बी कहाँ गया? 0.36 एफसी बी एक्स निकालता ना आपने। वेयर इज बी? बी तो हटा दिया इसने पूरा का पूरा, कोड में भी नहीं लिखा है बी। हाँ ये कल बताया था ना मैंने आपको। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी। डी नहीं है इसका आंसर। जो कल आपने जब निकाला था, ये पूछ रहा जो आपका क्या पूछा इसने क्वेश्चन पढ़ना, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक पूछ रहा। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ब्लॉक कौन से ब्लॉक कौन फॉर्म करेगा? कंक्रीट ना, ऑब्वियसली बात है कंक्रीट फॉर्म करेगा। तो जो आप कॉम्प्रेसिव फोर्स टोटल लेके चल रहे थे, वो लेके चल रहे थे आपका 0.36 FCK इंटू बी एक्सयू, यानी ये एरिया हो गया, ये स्ट्रेस हो गया, है ना, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो यहाँ पे देखिए जो बी था आपका, बी मैंने बोलता यूनिटी लेके चलनी है आपको, बी की वैल्यू आपको लेके चलनी है 1। अगर आपको गिवन नहीं होगा, कोड बोलता है कि विड्थ आप 1 लेके चलो। विड्थ खुद ही कोड ने क्या कर रखी है उसमें, मतलब 1 एज्यूम कर रखी है उसने। अगर आपको बी की वैल्यू कुछ एग्जाम में गिवन है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या लेके चलोगे? बोलता मैंने यूनिटी लेके चलोगे। वही चीज यहाँ पे कर रखी है, बी हटा दिया। ये 0.446 FCK आपका एक्सयू, यहाँ पे एक्सयू नहीं होगा ना। 0.446 FCK क्या है? 0.446 FCK आपका 0.45 FCK है, जो हमने डिजाइन स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट लेके चल रहे थे। ठीक है, ये एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक नहीं था ये, ठीक है ना। ये 0.45 FCK था, यहाँ पे एक्सयू नहीं आएगा, तो ये दोनों आपके होते नहीं है कुछ भी। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक आपका यही निकल के आएगा 0.36 FCK इंटू एक्सयू। ठीक है, जहां पे आपकी विड्थ आपकी क्या होगी 0.36 FCK, और एक्सयू क्या होगी आपकी? एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कैसे निकला? तो सोचो यहाँ पे ये आपका ब्लॉक था ना, ब्लॉक, इस ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका 0.36 FCK, बी इसने ले लिया 1, बी को हटा दो, एक्सयू क्या हो गया? ये एक्सयू ये हो गया, बी को हटा दिया इसने, एक्सयू ये हो गया, तो विड्थ इनटू डेप्थ ये हो गया एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। सिंपल सी बात है, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान ही रखना था, विड्थ क्या करना था? 1 लेके चलना था। क्लियर है? ये हुआ क्वेश्चन आपका पहला। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द लोड कैरिंग कैपेसिटी, the load carrying capacity, the load carrying capacity of a column designed by working stress, designed by, yes, working stress method is 500 kilonewton, designed by working stress method is 500 kilonewton, फुल स्टॉप करके लिखिए। द कोलैप्स लोड ऑफ द कॉलम इज, द कोलैप्स लोड ऑफ द कॉलम इज, कितना? ऑप्शन तो नहीं दिखाता हूँ, आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा, मुंह पे निकाल लो यार। क्या कितना? 125 कैसे निकाल दिया? निकला? राइट, सही है। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है। कोलैप्स लोड, अगर तुम्हें याद होगा तो क्लास में मैंने लिखाया था ना, कोलैप्स लोड, फैक्टर्ड लोड, अल्टीमेट लोड, ये सारी चीजें एक ही हैं। अगर आपको कहीं पे ये चीज निकालना है तो वर्किंग जो भी लोड होगा या वर्किंग मोमेंट होगा उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 500 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से, कितना आ गया आपका? कोलैप्स लोड इक्वल टू करिए आप 1.5 इंटू 500, बस निकाल लो, 750 आ गया आंसर आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन
देखते हैं WSM का कितना याद है तुम्हें यार। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको कर लेते हैं इसको भी। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में कई बार। कोलैप्स लोड इक्वल टू, निकल गया ना। लिखाऊं क्वेश्चन अगला, लिखिएगा। द अप्रोक्सीमेट अलाउबल स्ट्रेस, द अप्रोक्सीमेट allowable stress, the approximate allowable stress in axial compression, in axial compression in reinforced concrete is, in reinforced concrete is, पहला ऑप्शन है 0.25 एफसी के, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गिवन है 0.44 एफसी के, 0.67 एफसी, रुको 67 है ऑप्शन में, पहले रुको, 0.33 एफसी के, डी है आपका 0.30 एफसी के। कैसे 0.33 कैसे, हाउ, सिग्मा सीबीसी ही पूछ रहा है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। WSM का क्वेश्चन है पहली बात तो, 0.44 या 0.67 तो आएगा ही नहीं इसमें। हाँ, दो चीजें लिखाई थी नोट में, मैंने कहा था कोडल प्रोविजन है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला लिखा था मैंने अलाउबल स्ट्रेस इन एक्सियल कॉम्प्रेशन, दूसरा लिखा था अलाउबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन। जो आप बात कर रहे हो सिग्मा सीबीसी, ये बेंडिंग कॉम्प्रेशन के लिए है, सिग्मा सीबीसी, और ये था आपका FC/3। लेकिन एक्सियल कॉम्प्रेशन की मैं बात करूं तो एक्सियल कॉम्प्रेशन में आपका सिग्मा सीसी इक्वल टू था आपका FCK/4, तो FCK/4 यानी दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन 0.25 FCK। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जी, यूपीपीएससी में लेवल यही रहेगा एग्जाम क्वेश्चन का। हाँ, तो ये चीजें मैंने लिखाई भी थी आपको, दो के दो, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछूं एक और आपसे LSM से ही, कि स्ट्रेन जो होता है आपका बेंडिंग और एक्सियल में कितना कितना होता है, तो स्ट्रेन की वैल्यू देखना जो कल बताया था मैंने, बेंडिंग में कंक्रीट में, और बेंडिंग में और एक्सियल में कंक्रीट में बात कर रहा हूं मैं, और यही बताना आप बेंडिंग में स्टील में कितनी होती है स्ट्रेन की वैल्यू। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 0.0035, वेरी गुड, ये हो गया आपका बेंडिंग में। फिर एक्सियल में 0.002 एक्सियल कॉम्प्रेशन में होती है आपकी, ये कॉलम में पढ़ोगे आप इसको, मैंने वहां पे लिखा दिया था नोट में। स्टील में कौन है 87 वाला, यस 0.002 प्लास्टिक स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन होगा आपका FI/ES इंटू 1.15, या यहाँ पे 0.87 FI होगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है, जो जो ये करवा रखे हैं, देखिए क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन जैसे पूछा है, क्वेश्चन लिखिएगा। नाश्ता भूख लगी उसको, हाँ लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। हाँ, नाश्ता करने क्या होगा, फिर 11 बजे भूख लगी, नाश्ता भी करके आ गया होगा ना उसको वैसे ही खाना ज्यादा ही खाना पड़ता है। हाँ ठीक है, लिखिए क्वेश्चन को। ग्रेड ऑफ स्टील, grade of steel is designated as Fe4n5, grade of steel is designated as Fe4n5, Fe4n5 if, ऑप्शन ए लिखना, Fe4n5, yes, if, ऑप्शन ए लिखना, the upper yield stress, the upper yield stress of steel is, upper yield stress of steel is 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बी लिखिएगा, ऑप्शन बी लिखिएगा, द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द स्टील इज, द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द स्टील इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी लिखिएगा, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज 1.15, the partial safety factor is 1.15,
डी लिखेगा उसके बाद द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर जैसे एलएसएम कंप्लीट हो जाती है, आप लोग बोलोगे सर प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ पढ़ाओ जिससे यूपीपीएससी में और ज्यादा बेनिफिट हो, तो मैं एलएसएम कंप्लीट होने के बाद वो अप्रोच भी लेके तैयार हूँ कि प्रॉपर ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सारे क्वेश्चन आपके जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, क्योंकि हमें कन्वेंशनल का क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर ऑब्जेक्टिव हम ज्यादा लगा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, तो अगर आपको ऐसा फोकस करवाना है तो मैं इस जो एलएसएम कंप्लीट होना, हाँ तो एलएसएम अगर कंप्लीट होगा, क्या होगा आंसर? हाँ तो एक सेकंड रुको, पढ़ा था ना ये चीज भी, क्वेश्चन आया है, देखो जेई में आया है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। हाँ तो मैंने आपको बोला था, इसने क्या बोला है, ग्रेड ऑफ स्टील इज डेजिग्नेटेड एज Fe4n5। अगर Fe4n5 अगर आप डेजिग्नेट करोगे तो ये क्या डेजिग्नेट कर रहा है, Fe4n5। तो ऑब्वियसली बात है, कई लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 4n5 इज द यील्ड स्ट्रेंथ, वो ऑप्शन ए करके आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4n5 इज द यील्ड स्ट्रेंथ, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सीन शॉट क्या है कि अगर ग्रेड की बात होगी तो ग्रेड में आपका कॉन्सेप्ट कौन सा लागू होगा, वही वाला लागू होगा जिसमें 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल एंड इन 95% ऑफ केस द रिजल्ट्स विल बी पास्ड। ठीक है, तो इस केस में जो आपका 4n5 है, अगर पूरा ग्रेड की बात चलेगी तो वहां पे दिस इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज 4n5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कह रहा था आपसे, ये तो हो गया आंसर आपका डी, इसको लगा लो सही आंसर। किसके लिए? हाँ, इंडिविजुअल बार के लिए अपर यील्ड नहीं होता है, वो भी लोअर यील्ड लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ हाँ, अल्टीमेट तो ऑब्वियसली बात है, होगा ही नहीं अल्टीमेट। ठीक है, Fe4n5 के लिए Fy आपका Fe4n5 के लिए 4n5 है, लेकिन अल्टीमेट इससे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है, कुछ वैल्यू 600-700 के अराउंड बैठती है, 500 कुछ बैठती है, उतना याद नहीं करना आपको, वो वैल्यू ज्यादा जाती है अल्टीमेट। और जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है वहां से Fy काउंट करते हैं, क्योंकि अपर यील्ड पॉइंट आपका वेरी होता है लोडिंग के साथ, ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, माइल्ड स्टील के कर्व में आप इसको डिस्कस करोगे बाद में। तो यहाँ पे ऑप्शन से गलत है, सारे ऑप्शन गलत हैं इसके अलावा। ठीक है, हाँ तो इसी बाद में कह रहा था, एलएसएम के बाद फिर ऑब्जेक्टिव प्रॉपर अप्रोच, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के कोडल प्रोविजन पूरे करवा दूंगा फिर इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बाहर नहीं जाएगा उससे, इतना डन है। ऑब्जेक्टिव पेपर देके आओगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितने कोडल प्रोविजन कराऊंगा वो मोर देन इनफ है। ठीक है, इसके बाद जो कोड के आपके बचे होंगे कोडल प्रोविजन, वो भी लिखवा दूंगा मैं आपको, और मैं बता दूंगा आपको कोड में कौन कौन से पेज में कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना, कौन कौन सा पेज में आपका बचा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव आप कर लेना। मैं जैसे मैं यहाँ पे आओगे तो कोड का मैं लिखवा दूंगा कि भाई इसका ये वाला पैरा पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो कोड छूटेगा यहाँ पे वो हम वहां से कवर कर लेंगे, बाकी उसके अलावा मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करके चलूंगा आपके। ठीक है ना, आईएएस कोडल प्रोविजन के बाद से, लेकिन अभी तक पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आपका आने वाले टाइम पे काफी काम आएगा। ठीक है, बेस है ये, बेस अगर ऐसे छोड़ दिया तो दिक्कत आएगी आपको। बाद में आने वाले क्वेश्चन में अगर आप कन्वेंशनल डायरेक्टली भी देख लोगे थ्योरी पढ़ने के बाद, तब भी आप सॉल्व कर लोगे पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं होती, यहाँ पे डेरिवेशन भी समझना है आपको, क्वेश्चन भी करना है, नहीं तो कर नहीं पाओगे चीजें आगे। ठीक है, और इन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इसमें इसमें आपका देता है बीच में से। अब देखो डबली रेनफोर्स सेक्शन वैसे कन्वेंशनल के लिए है, ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन वो कन्वेंशनल के बीच से उठा के देते हैं। आप करोगे क्या बताओ, तो करना पड़ेगा पूरा का पूरा वो। तो यहाँ पे हमें चीजें वैसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बीच में से उठा के क्वेश्चन देता है वो। ठीक है ना, और वो बीच की चीज में आपको बता दो कि देखो ये डबली रेनफोर्स सेक्शन है, यहाँ पे ये 217 एक वैल्यू होती है, ये कर लो, तो वो चीज समझ में नहीं आएगी, फिर उसके बाद फिर एग्जाम के लिए ही पढ़ना जैसा हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, एलएसएम तक हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल के साथ। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखो, इसने पूछा, लिखना नहीं है इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी करवा भी दिया है उसको, आप ध्यान से सुनना और आंसर बताना इसका मुझे। ठीक है, इसका लिखा हुआ है इसने, इफ FCU एंड FY आर क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील रिस्पेक्टिवली, यानी FCU आपका क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, FY आपका यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील है, एंड ES इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, द अल्टीमेट फ्लेक्सर स्ट्रेन पूछ रहा है आपसे, अल्टीमेट फ्लेक्सर स्ट्रेन, अल्टीमेट फ्लेक्सर स्ट्रेन। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, अल्टीमेट फ्लेक्सर स्ट्रेन इन कंक्रीट कैन बी टेकन एज 0.002 FCU upon 1000, 0.0035 FY upon 1.15 ES प्लस 0.002। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन समझ में आए? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका 0.002, बी दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन आपको FCU upon 1000,
सी दिया हुआ है यहाँ पे आपको 0.0035, डी दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा है इसी में, एसएससी जेईई में, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने छाप दिया, ठीक है। अल्टीमेट फ्लेक्चर स्ट्रेन पूछ रहा है आपसे। फ्लेक्चर मतलब क्या होता है? बेंडिंग। बेंडिंग के लिए स्ट्रेन कितना लिखा रखा है अब भी? तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना। नाम चेंज कर देगा उसका, फ्लेक्चर को बेंडिंग, बेंडिंग को फ्लेक्चर, ठीक है। तो क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, अपने जो कॉन्सेप्ट है वहीं पे स्टिक रहना है, ठीक है। क्लियर है? ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करना जो अभी करवा रखा है इसके बेस पे। अब यहाँ पे आपको बी दी हुई है 500 mm, नेक्स्ट वाले में आपको स्मॉल बी दिया हुआ है आपको 500 mm, कैपिटल डी यहाँ पे आपको गिवन है 1000 mm का, कवर आपको दिया हुआ है यहाँ पे इफेक्टिव कवर 60 mm का, कवर यहाँ पे 60 mm का गिवन है आपको। नेक्स्ट आपको M40 कंक्रीट दी हुई है, Fe415 स्टील दी हुई है, M40 Fe415 स्टील। और फर्दर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी आपको दिया हुआ है 460 किलो न्यूटन मीटर, यानी बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट अगर कैलकुलेट करना पड़ता तब तो दिक्कत आती, तब दिक्कत क्या आती है, आपको डेड लोड निकालना पड़ता है, लाइव लोड निकालना पड़ता है, WL²/8 करते या 2 करते, ये बेंडिंग मोमेंट निकल जाता। हाँ, डायरेक्ट वेट आपको दिया होता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या कर रखा है, यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट ही गिवन है और आपसे बोल रहा कि इस सेक्शन को डिजाइन करिए, LHM से डिजाइन करिए, ठीक है। डिजाइन करना है तो आपको क्या है, बी और डी दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ AST निकालना है। जब AST निकालना है तो आप कौन सा सेक्शन, या डबली रेनफोर्स होगा या सिंगली रेनफोर्स होगा, चेक करिए उसको, निकालिए फटाफट उसको आंसर, इजी सही है। कल कोड लेके आना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि कोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कल, कोड लेके आ जाना कल एक बार। आजकल वो का चले गया, हिमांशु नहीं आ रहा अभी, गायब हो गया। एक वो आता है ना लड़का ठंडी में बैठता, हिमांशु क्या नाम है उसका। बीम आपकी जरूरत ही नहीं है सिंपली सपोर्टेड, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड तब रिक्वायरमेंट होती है जब आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। बेंडिंग मोमेंट खुद ही दे रखा है तो फिर तो कैसे भी बीम लो, क्या फर्क पड़ता है। लिमिटिंग MU निकालो, देखो कि वो बेंडिंग मोमेंट कम है या ज्यादा है उससे। लिमिटिंग जो निकाल रहे हो वो कैपेसिटी है आपके सेक्शन की, इतना वो कैपेसिटी सेक्शन आपका ले सकता है। तो सिंगली आ रहा है या डबली आ रहा है, अगर डबली आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं, सिंगली आएगा तो आप सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। ओके, ये मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। डब्ल्यू जब हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे अभी, तो डब्ल्यू के बेसिक में मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे चीजें इसके बारे में, क्या आपका MU लिमिटिंग है, क्या बेंडिंग मोमेंट है, उसका कॉन्सेप्ट है।
जब 5-6 घंटे की आरसीसी होगी तो तुम्हारा सही हो जाएगा। फिर उसमें क्या होता है ना, एक फ्लो में निकलेगा चीजें सारी, और तुम्हारे साथ साथ में निकल जाएगा पूरा। पर डे एक ही सब्जेक्ट चलेगा और उसी में पूरी चीजें सब निकल जाएंगी साथ में, 10-12 क्लास के अंदर, 12-13। निकल गया? नहीं निकला? ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो, हाँ वे लगा, या तो उसको लगा लो या कन्वेंशनल तरीके से निकालो पहले। ज्यादा आ रहा है? नहीं आएगा ज्यादा यार भाई, कैपेसिटी डिजाइन बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी यार, गलत निकाल रखा तुमने। एमयू लिमिटिंग गलत निकाल रखा है, एमयू लिमिटिंग निकाला क्यू बी डी स्क्वायर से। ग्रेड कौन सा दे रखा है मैंने यहाँ पे आपको? 4 और 5 दे रखा ना, 4 और 5 के लिए क्यू कितना होता है? 0.138 है ना, तो एफ सी के कितना है? 40 सॉरी, एफ सी के 40 है। उसके बाद 500 हो गया आपका, फिर 940 का स्क्वायर क्या होगा, डिवाइडेड बाय 10⁶ करना, किलो न्यूटन मीटर में निकालना है। न्यूटन एमएम में आ रहा होगा ना ये, किलो न्यूटन मीटर में निकालना आप इसको। नहीं आएगा, 243 नहीं आएगा, ये गलती कर, 2438 पॉइंट आएगा। हाँ 2438.75 कुछ आएगा ऐसा। तो इतना एमयू लिमिटिंग आ गया। बीएमयू दिया हुआ है आपको, लेस देन है डिजाइन अप्लाइड से या ग्रेटर देन है, वो देख लो। एमओआर, एमओआर यही तो निकाला आपने, एमयू लिमिटिंग ही तो एमओआर है। 243 नहीं, 2438.74। पॉइंट में मिस्टेक हो रखी है आपसे, मिस्टेक आपने गलती कर रखी है यहाँ पे कहीं पे। हाँ हाँ 2438.74। तो यहाँ पे आपको दिखने में आ रहा होगा कि जिस बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको डिजाइन करना है, ये तो बेंडिंग मोमेंट है, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है, ये आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, इतना ये सेक्शन आपका, सॉरी इसके लिए आपको सेक्शन को डिजाइन करना है। आपने क्या निकाली, इन दोनों के बेस पे जो ये डायमेंशन गिवन है और जो ये आपको ग्रेड्स गिवन है, इन ग्रेड के बेस पे आपने अपने सेक्शन की कैपेसिटी निकाल ली, जिसको हम लोग बोला एमयू लिमिटिंग। तो कैपेसिटी आपकी ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है सिंगली रेनफोर्स अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करोगे, और कैपेसिटी अगर आपकी कम आ गई तो क्या डिजाइन करोगे आप? डबली रेनफोर्स सेक्शन। फिर आपको एरिया ऑफ स्टील बढ़ाना पड़ेगा उसके बाद, है ना, वही चीज बताई थी मैंने आपको। ठीक है, साथ में कैलकुलेट करते हैं इसको। पहला स्टेप में आपको केस 1 में आपको यहाँ पे बीएमयू यहाँ पे दिया हुआ है, बीएमयू दिया हुआ नहीं है, बीएमयू आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट गिवन है, वर्किंग बेंडिंग मोमेंट गिवन है, आपको पहले इसको अल्टीमेट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अल्टीमेट में जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो वर्किंग को क्या करोगे, वर्किंग को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो पहला स्टेप में आपको निकालना है 1.5 इंटू वर्किंग कितना है, 450, 460 आपका वर्किंग है। तो ये कितना निकल गया है आपका यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा ये एमयू, एमयू लिमिटिंग, लिमिटिंग आपका निकल के आएगा 2438, 23 नहीं आएगा, 2438 आ रहा है मेरा, 2438.74। ये आपका निकल के आएगा 690 किलो न्यूटन मीटर, 690 किलो न्यूटन मीटर। इसके लिए आपको सेक्शन को डिजाइन करना है, इस मोमेंट के लिए सेक्शन को डिजाइन करना है। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेक्शन की कैपेसिटी निकालो, कितना आपका सेक्शन मैक्सिमम कैरी कर सकता है बेंडिंग मोमेंट दिए गए बी डी M20, M40 और Fe415 के बेस पे। तो जब आप यहाँ पे निकालोगे एमयू लिमिटिंग, तो एमयू लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी आपको, क्यू बी डी स्क्वायर, क्यू आपका Fe415 है तो 138 ना पॉइंट, तो ये हो जाएगा क्यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.138 FC के इंटू बी डी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे, 0.138 FC के आपका 40 है, बी की वैल्यू मैंने लिखा रखी है आपको 500, और स्मॉल डी यहाँ पे 940, ठीक है, 1000 माइनस 60 करोगे ना तो स्मॉल डी निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कैपिटल डी में से कवर घटा लो, तो 940 आपका निकल गया स्मॉल डी का स्क्वायर। ये जो वैल्यू निकल के आएगी न्यूटन एमएम में निकल के आएगी, आपको करना है किलो न्यूटन मीटर में आपको चेक करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों यूनिट एक ही रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो क्या करिए आप इसको डिवाइड बाई 10⁶ कर दीजिए। अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है कि किलो न्यूटन मीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं न्यूटन एमएम में, तो देख लो एक बार यहाँ पे भी, ये भी चीज देख लो, ठीक है। देखिए हमें करना क्या है, किलो न्यूटन एमएम को, किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन एमएम में करना है, तो रिवर्स आप ऑलरेडी कर ही सकते हो उस केस में, ठीक है। सबसे पहले देखिए न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए इस किलो को हटाइए, किलो को हटाओगे तो कितना बनेगा, ये 10⁻³ न्यूटन मीटर बन गया। न्यूटन न्यूटन आपका सेम हो गया, आपका एमएम में कन्वर्ट करना है मीटर को, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पे 10⁻³ mm लिख सकते हो इसको आप। तो न्यूटन एमएम कितना बन गया, 10⁻⁶।
तो अगर आपको 1 किलो न्यूटन मीटर इक्वल टू, अगर आपसे कोई बोले कितने न्यूटन एमएम होते हैं, कितने होते हैं 10⁻⁶, और हम लोग यहाँ पे उल्टा कर रहे थे, न्यूटन एमएम को किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो डिवाइड बाय 10⁻⁶ कर दिया, सिंपल सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10⁻⁶ जब आपने किया तो ये कितना निकल के आया होगा, 24, करो कैलकुलेट इसको, 2438.74 ना, 0.74 किलो न्यूटन मीटर, इतना आपका निकल के आ गया एमयू लिमिटिंग की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो जो डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है, दैट डिजाइन बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन द कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, ठीक है। ये सेक्शन की क्या है, बार बार बोल रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, ये है सेक्शन की कैपेसिटी, ठीक है, ये सेक्शन की कैपेसिटी है, इसके लिए आपको डिजाइन करना है। तो कैपेसिटी इतना ये झेल सकता है मोमेंट, लेकिन करना तो कम के लिए आपको। तो इस केस में क्या हो गया आपका, देखिए थर्ड में आपको क्या करना है, चेक करना है। तो देखा आपने कि जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है दैट इज लेस देन द एमयू लिमिटिंग, ठीक है, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन द एमयू लिमिटिंग। हाँ जस्ट वेरी गुड, सही है, ये निकल गया आपका बीएमयू इज लेस देन एमयू लिमिटिंग। तो इस केस में आपको डिजाइन करना है सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन, आपको डिजाइन करना है, इतना आपको पता चल गया, सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करना है। तो एएसटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपके पास, वो लगा के कर लो, या आप कन्वेंशनल वे में भी कर सकते हो। कन्वेंशनल वे में आपको कैसे करना है, कन्वेंशनल वे में आप पहले एक्सयू निकालो फिर एएसटी निकालो। कन्वेंशनल वे में देखिए करते हैं हम लोग, यहाँ पे चौथे स्टेप में आप लगा लिए बेंडिंग मोमेंट, आपका अल्टीमेट का फॉर्मूला कॉम्प्रेशन साइड में लगाइए, एफसी के बी एक्सयू डी माइनस 0.42 ऑफ एक्सयू, ये फॉर्मूला था आपका कॉम्प्रेशन साइड में। यहां से आप निकाल लीजिए एक्सयू की वैल्यू, सारी वैल्यूज गिवन है। डिजाइन बेंडिंग मोमेंट जिसके लिए डिजाइन करना है कितना है, 690, ये हो जाएगा आपका 690। एमएम में निकालना 10⁻⁶ करना, तो ये एमएम में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी न्यूटन एमएम में। 0.36 एफसी के आपका 40 गिवन है आपको, बी आपको दिया हुआ है 500, एक्सयू आपको गिवन है, डी आपको गिवन है 940, 0.42 ऑफ एक्सयू। इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बताना बना के मेरे को फटाफट, एक सेकेंड ना रुको। जब इसको सॉल्व करोगे, जिसने नहीं कर रखा है घर में सॉल्व करना, इक्वेशन बनेगी आपकी x² माइनस 2238.09 x प्लस 228174.5 इक्वल टू 0। ये एक्स यू निकल के आ जाएगा यहाँ से इस इक्वेशन से। अब यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व करो या श्रीधराचार्य से, एक्स यू 107.07 ना, एक्सयू आपका एग्जैक्ट निकल के आया 107.07 mm, इतना आपका एक्सयू निकल के आ गया। निकालना क्या है आपको, एएसटी। एएसटी निकालने के लिए मैंने स्टेप में लिख ही रखा है आपका। आप क्या करिए, कॉम्प्रेशन साइड तो कर लिया आपने, टेंशन साइड को भी इक्वेट कर लीजिए। 0.87 FY एएसटी डी माइनस 0.42 एक्सयू। एक्सयू यहाँ पे आपका गिवन है, एएसटी ही तो आपको निकालना है सिर्फ यहाँ पे। जब बीएमयू देखोगे तो बीएमयू आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 690 इंटू 10⁻⁶, जिसके लिए आपको डिजाइन करना है 0.87, FI आपका है 415, एएसटी आपके, एएसटी कितने बार हैं, सॉरी निकालना है, सॉरी एएसटी आपका यहाँ पे निकालना है, डी आपका 940 माइनस 0.42 ऑफ एक्सयू आपका हो जाएगा 107.07, और यहाँ से आपकी एएसटी कैलकुलेट करके बताइए 2135.22 2135.22, वेरी गुड, ठीक है। ये निकल गया आपका एएसटी इस केस में, यहाँ पे निकल गया आपका एएसटी। इसी के लिए आपको सेक्शन को डिजाइन करना था, अगर पूछेगा 10 मार्क्स में क्वेश्चन तो आपको ऐसे करना है इसको, एएसटी इक्वल टू 2135.22, ठीक है। दो अल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं, एक तो आप सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स, मैंने आपसे बोलता यूनिवर्सल है सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स, तो सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स करके भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वे अगर आप देखोगे तो इनसे आप निकालना घर में, आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। ऑल्टरनेटिव वे में पहला ऑल्टरनेटिव वे तो आपका कर सकते हो आप सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपका दिमाग का खेल है, देखो जितने फॉर्मूले मैंने करा दिए, कई फॉर्मूले में मैं खुद दिमाग नहीं लगा पाऊंगा, अगर आपने लगा दिया तो वहां से निकाल लोगे आप, ठीक है। तो कई तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, एक ही तरीके से नहीं होता है। अगर सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स करोगे तो सी फोर्स आपका होता है 0.36 एफसी के बी एक्सयू, ये होता है ना सी फोर्स। टी फोर्स आपका होता है 0.87 FY AST, एक्सयू आपने निकाल दिया है, और आपका AST आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट।
दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका ऑल्टरनेटिव वे का डायरेक्ट फॉर्मूला वाला। डायरेक्ट फॉर्मूला से आप निकाल के चेक कर भी सकते हो, कर लेते हैं तो चेक, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था आपका AST का 0.5 ऑफ FCK अपॉन FY 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 BMU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू BD। ये फॉर्मूला मैंने लिखा था। यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ से आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। यहाँ पे आपको XU निकालने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। 40 आपका FCK है, FY आपका 4 और 5 है यहाँ पे, ओके इंटू, हाँ सेम आ रहा है ना। हाँ मतलब पॉइंट का, एक पॉइंट का कुछ डिफरेंस होगा, एक दो नंबर्स का, बाकी सेम आएगा। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू BMU आपने निकाला 690 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई FCK आपका 40 है, 500 940 का स्क्वायर। ये आपका हो गया। होल में आपको मल्टीप्लाई करना है BD से, BD आपका 500 है इंटू 940 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2134 आएगा, 2134.68। हाँ तो ये आ गया आपका 2134.68 mm स्क्वायर। ये आ गया आपका AST। तो कैसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। एग्जाम में अगर कन्वेंशनल वे में प्रॉपरली निकालोगे तो मार्क्स से कटने के चांस नहीं रहेंगे। इससे भी निकालोगे तो क्यों काटेगा मार्क्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एग्जैक्ट आपका आंसर आ रहा है इससे भी, ठीक है। इसको कर लीजिए आप लोग और हेडिंग डालिए डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं 15-20 मिनट, इसकी एनालिसिस कल डिस्कस करेंगे। हो गया सबका, हटा दूं। देखिए डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन भी बोला, थोड़ा सा इसमें बता दीजिए उनको कि MOR, ये MU लिमिटिंग और BMU, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है। एक बार बेसिक वे में इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए जो पहले पढ़ा आपने, ठीक है। और डब्ल्यू का साथ में कल आपको प्रॉब्लम ना आए इसको करने में, ठीक है। तो यहाँ देखना जरा, सबसे पहली बात जो हमने पहले पढ़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली बात तो मैंने दो बेंडिंग मोमेंट की बात करी यहाँ पे। एक तो मैंने बात करी बेंडिंग मोमेंट ऑफ अल्टीमेट, मैं LSM में यू ही करके लेके चलूंगा, वहां पे मैंने BM लेके चला था WSM में, ठीक है। एक बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, दूसरा हमने डिस्कस किया MU लिमिटिंग, ठीक है। पहली बात तो आपको ध्यान ये रखना है, मैंने आपको जो बताया था कि जो ये अल्टीमेट मोमेंट है ये आपका डिजाइन मोमेंट, मतलब इसके लिए आपको डिजाइन करना है, दिस इज द डिजाइन मोमेंट, ठीक है। सेक्शन को कभी भी, अभी आपने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही चीज है कि सेक्शन को आपको इतने मोमेंट के लिए डिजाइन करना है, इतने मोमेंट आपके सेक्शन में आने के चांसेस हैं, पहली बात। दूसरा आपका MU लिमिटिंग, MU लिमिटिंग आपका शो करता है कैपेसिटी को, ये आपका शो करता है कैपेसिटी को कि आपके सेक्शन की कैपेसिटी कितनी है, इसको कौन शो करेगा, आपका MU लिमिटिंग। तो हम लोग कंपेयर किसमें कर रहे हैं, डिजाइन और कैपेसिटी के बीच में। तो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, अभी भी याद है मुझे, मैंने बोलता अगर आपका BMU 150 किलोन्यूटन है, मीटर है, ठीक है, और आपका MU लिमिटिंग अगर आपका 100 किलोन्यूटन मीटर है, तो इस केस में हम लोग डिजाइन करेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन सिंगली वाला, ठीक, जो इससे पहले आपने किया। क्यों,
क्योंकि आपको पता है कि जो आपका, सॉरी ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, 100 और ये 150, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ, आपको डिजाइन 100 के लिए करना है, लेकिन लिमिटिंग आपका कैपेसिटी आपकी 150 की है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपका इजीली कुछ आपको घटाना बढ़ाना नहीं है, जो आपके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं उसी के बेस पे आप सेक्शन को डिजाइन कर लो। तो हमने क्या करा, सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन कर दिया, जो कि हमारा पहला वाला केस था। अब आता है डबली का केस। डबली के केस में आप इसी को उल्टा कर दो जस्ट, ठीक है। अब आपका डिजाइन मोमेंट आपका 150 हो गया और कैपेसिटी सेक्शन की होगी 100 किलोमीटर मीटर। तो जो आपके गिवन स्पेसिफिकेशन है उसके बेस पे मैक्सिमम जो आपका डिजाइन मोमेंट है दैट इज 100 किलोमीटर। यानी अगर आपने एमयू लिमिटिंग निकाला तो आप सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर मीटर तक ही आप लोग क्या कर सकते हो, मोमेंट को रजिस्ट कर सकते हो। इससे ऊपर का मोमेंट आप रजिस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हमें तो 150 के लिए करना है, बचा हुआ मोमेंट कितना यहाँ पे 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा और बच गया ना यहाँ पे मोमेंट। जब 50 किलोमीटर मीटर यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंट बच गया तो इस मोमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो बी डी बढ़ा सकते हैं या एएसटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में आपका क्या होता है, बी और डी रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। वहां पे बी और डी बढ़ाने का आपके पास कोई स्कोप नहीं है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ाओगे, एएसटी बढ़ाओगे। एएसटी बढ़ाओगे और तब तक बढ़ाओगे जब तक आपका ये 50 किलोमीटर मीटर का रजिस्ट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एएसटी आप इतना बढ़ाओगे कि आपका जो 50 किलोमीटर मीटर का आपका मोमेंट है वो क्या हो जाए, रजिस्ट हो जाए, ठीक है। तो केस 1 हमने डिस्कस कर लिया है, जहां पे आपकी डिजाइन मोमेंट आपका कम था एज कंपेयर टू द कैपेसिटी वाला केस हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड जो केस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हम क्या डिस्कस करेंगे आपका, जहां पे सेक्शन की कैपेसिटी आपकी कम होगी और डिजाइन आपको उससे ज्यादा करना है। और ज्यादा डिजाइन कैसे करोगे बोल दिया मैंने, एएसटी बढ़ा के। सिंपल सी बात है, उस केस में आप करोगे क्या, एरिया ऑफ स्टील टेंशन साइड में भी बढ़ाओगे और कुछ एरिया ऑफ स्टील आप कॉम्प्रेशन साइड में डाल दोगे, उसी को हम लोग बोलते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। और दोनों स्टील मिलकर आपका इस 50 किलोमीटर मीटर के लोड को क्या कर लेंगे, रजिस्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक, जिसके लिए हम डबली रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, वैसे तो हम लोग डिजाइनिंग आपको पता ही है एक बीम में ही डिस्कस करेंगे, जहां पे आपका एरिया ऑफ स्टील भी वहीं पे होगा, कॉम्प्रेशन स्टील भी वहीं पे होगा, ठीक है। टेंशन साइड का और कॉम्प्रेशन साइड का स्टील एक ही में होगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट सेपरेट करने के लिए मैं सेपरेट करके समझाता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने वही किया था, ठीक है, ताकि आपका रिविजन हो जाए प्रॉपरली और दिक्कत ना आए कल की क्लास में। तो देखिए, पहला आपको करना है एमयू लिमिटिंग के लिए डिजाइन करना है। सबसे पहले आपको डिजाइन करना है एमयू लिमिटिंग के लिए, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। और एमयू लिमिटिंग के लिए जब डिजाइन करोगे सेक्शन को, ठीक है, और दूसरा प्लस आपको डिजाइन करना है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मोमेंट बच गया है 50 किलोमीटर मीटर वाला, जिसको मैं लिख रहा हूँ BM2 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दूसरा आप डिजाइन करोगे BM2 के लिए सेक्शन को, ठीक है। मैं डॉट डॉट से कर रहा हूँ इसको, क्योंकि एक्चुअल में जो सेक्शन है आपका ओवरलैपिंग वाला सेक्शन है। ये आपका दूसरा मोमेंट है जिसके लिए आप सेक्शन को डिजाइन करोगे, इसकी भी न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहीं से लाई कर रिलेटेड कंसीडर, ये सेक्शन हो गया आपका, ठीक है। जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका एक डबली रेनफोर्स सेक्शन मिलके आएगा फाइनली, ठीक है। अगर मैं बात करूं एमयू लिमिटिंग की, तो एमयू लिमिटिंग आप निकालते हो, फॉर्मूला क्या है इसका, QBD स्क्वायर है ना, QBD स्क्वायर से एमयू लिमिटिंग निकालते हो। और बचा हुआ मोमेंट जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देनी है, वो कैसे निकालोगे आप, टोटल मोमेंट में से घटा दोगे एमयू लिमिटिंग, है ना। यानी टोटल में से आप घटा रहे हो जिसके लिए आपने डिजाइन कर दिया सेक्शन को। तो यहाँ पे आप लिखोगे BM2 इक्वल टू टोटल बेंडिंग मोमेंट माइनस एमयू लिमिटिंग, इसके लिए आप डिजाइन करोगे BM2, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहला वाला सेक्शन है, जब एमयू लिमिटिंग वाला सेक्शन है, वहां पे सेम चीज है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, ऊपर क्या होगी यहाँ पे आपकी कंक्रीट होगी, यहाँ पे कंक्रीट है, और बॉटम पे ऑब्वियसली बात है जो स्टील का एरिया है आपने वो कंसीडर कर रखा है, सॉरी स्टील आपने कंसीडर कर रखी है और कंक्रीट का एरिया नेग्लेक्ट कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने प्रोवाइड कर रखी स्टील टेंशन को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है, और कंक्रीट को आपने नेग्लेक्ट कर दिया इस केस में। और एमयू लिमिटिंग, ये आपका सेक्शन हमेशा किसकी तरह डिजाइन होगा, आपका बैलेंस सेक्शन की तरह, ठीक है ना। यहाँ पे एमयू लिमिटिंग किसकी तरह डिजाइन होगा, आपका बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट में आपने BM2 में क्या किया, अब ये आपका सफिशिएंट नहीं था सेक्शन, तो आपने BM2 करा, और BM2 आपका निकला कैसे रजिस्ट हुआ आपका, आपने क्या करा, टेंशन साइड में भी स्टील प्रोवाइड करी कुछ, और कुछ स्टील आपने प्रोवाइड कर दी कॉम्प्रेशन साइड में, कुछ स्टील आपने कॉम्प्रेशन साइड में प्रोवाइड कर दी। तो जब आप इस सेक्शन को पकड़ के इसके ऊपर रख दोगे तो ये सेक्शन हो जाएगा आपका डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्टील है दैट इज AST1, यहाँ पे जो आपने बढ़ाया दोबारा आपने वो किया आपने AST2, और ये हो जाएगा आपका ASC, ठीक है। और मैंने अगर याद होगा आपको तो मैंने कहा था वहां पे कि टेंशन साइड में जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा AST1 और AST2 की वैल्यू दे, वो हमेशा आपको AST के फॉर्म में देगा, क्योंकि टेंशन वाला जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
कॉम्प्रेशन वाले फॉर्मूले से आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हो, वो वैलिड आपका डब्ल्यूएसएम में भी एलएसएम में भी। ये हमने बताया था क्योंकि वहां पे आपका जो ट्राइंगल से इक्वेशन बन के आ रही थी वो 3 इक्वेशन बन रही थी, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा आपका कॉम्प्रेशन साइड से ही। ठीक है, तो टेंशन साइड वाला इतना इंपॉर्टेंस यहाँ पे प्ले नहीं करता है, ठीक, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं AST1 और AST2 को टोटल AST के फॉर्म में भी दे सकता है आपको एग्जाम में, पहली बात। दूसरी बात, अब इसके बाद देखिए आप, ये तो हो गया आपका डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब बताना जरा मुझे यहाँ पे फोर्सेस कितने के निकलेंगे। यहाँ पे पहला फोर्स आपका निकलेगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, पहला फोर्स यहाँ पे निकलेगा दैट इज C1, जहाँ पे कॉन्क्रीट है कॉम्प्रेशन साइड में। दूसरा फोर्स यहाँ पे निकलेगा आपका T1 निकलेगा। तीसरा फोर्स आपका निकलेगा यहाँ पे ना, यहाँ पे निकलेगा सेंट्रोइड की रेनफोर्समेंट में कितना, C2। T2 नहीं, कॉम्प्रेशन साइड में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो कॉम्प्रेशन को रेज करने के लिए कर रहे हो, ना कि टेंशन को। ठीक है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टेंशन का रेनफोर्समेंट कॉम्प्रेशन में डाल दिया तो वो टेंशन रेजिस्ट करेगा कॉम्प्रेशन में, ऐसा नहीं है। ये आपका कॉम्प्रेशन में जाके क्या रेजिस्ट कर रहा है, कॉम्प्रेशन को। ठीक है, तो C2 फोर्स हो गया। अगला आपका यहाँ पे जो फोर्स निकलेगा T2, ये निकल गया T2 फोर्स। ठीक है, इतने आपको फोर्सेस आपको यहाँ पे एनालाइज करने हैं। लेकिन अगर आपको पता होगा तो हमने क्या करा था, T1 और T2 को एक ही लेके चला, तो मैंने T फोर्स निकाल लिया टोटल। तो एक फोर्स घट गया यहाँ से, T फोर्स हो गया, दूसरा C1 और C2, तो 3 फोर्स के लिए हमें एनालाइज करना है यहाँ पे सेक्शन को। ठीक है, उसके बाद इतना भी मुझे पता है, आपको याद होगा लीवर आर्म। लीवर आर्म हमारी क्या निकली थी इस वाले के लिए, जो कल हमने डिजाइन किया था सेक्शन को, तो सेम आपका सेक्शन डिजाइन होता ना कल आपका, इसके लिए लीवर आर्म कितनी निकाली हमने, D माइनस 0.42 ऑफ XU, ये निकाला हमने लीवर आर्म इसके लिए। ठीक है, ये लीवर आर्म हो जाएगी C1 और T1 के लिए, दिट इज लीवर आर्म 1। ओके, देन उसके बाद एक लीवर आर्म आपकी T2 और C2 के लिए निकलेगी। तो ये कैसे निकलेगी देखना, मैं कवर ले रहा हूं यहाँ पे DC का मैंने कवर ले लिया कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट से, और कवर होगा आपका सेंट्रॉइड से कहां तक की डिस्टेंस होगी आपकी, टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर की। और स्मॉल d मैं कंसीडर कर रहा हूँ टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर से लेकर सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट के बीच की डिस्टेंस। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे आप लीवर आर्म बताना C2 T2, तो कितना निकलेगा आपका D माइनस DC। तो ये निकल के आ गया आपका D माइनस DC आपका दूसरा, दैट इज D माइनस DC। ठीक है, तो सारी लीवर आर्म्स आपको यहाँ पे बता दी मैंने, कौन सी लीवर आर्म्स क्या होने वाली है। ठीक है, कौन से फोर्सेस क्या होने वाले हैं, ये सब बता दिया। और अब हम जब डिजाइन करेंगे तो इसको पूरा एक में करके डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखना जरा, वही चीज कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जब आपने ये सेक्शन आपने निकाला, तो एक्चुअल में यहाँ पे स्टील है ना प्रेजेंट, एक्चुअल में तो यहाँ पे स्टील प्रेजेंट है। आपने जब आपने यहाँ पे डिजाइनिंग करी तो किया क्या, जो स्टील प्रेजेंट है, स्टील प्रेजेंट में आपने कंक्रीट भर दी। ठीक है, ध्यान ध्यान से सुनना, जहां पे स्टील है वहां पे आपने कंक्रीट भर दी, और जो आपके पहले वाले फॉर्मूले थे उनको आपने वैलिड करवा दिया यहाँ पे एनवी लिमिटिंग वाले पे। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, स्टील है। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जब आप निकालोगे तो स्ट्रेचेस निकालोगे, तो जो आपने कंक्रीट एक्स्ट्रा भरी है उस कंक्रीट को माइनस करना पड़ेगा स्ट्रेचेस में से। सेम चीज जो हमने वहां पे किया WSM में, वो हम कल करके दिखाएंगे कैसे हम लोग माइनस करेंगे ये चीजें। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि हमने जब ये फॉर्मूला जो वैलिडिटी बनवा रखी है, यहाँ पे हमने स्टील की जगह पे कंक्रीट भर के करवा रखा है। अदरवाइज अगर आपका यहाँ पे ये बीच में इतना गैप हो तो ये फॉर्मूला फिर वैलिड नहीं होगा, होगा नहीं होगा। कल हमने जब डिजाइन किया था तो पूरा का पूरा भरा हुआ था ना सेक्शन आपका टॉप में, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे सेक्शन पे क्या कर रखा है, कंक्रीट भर दी है ताकि आपका ये फॉर्मूला वैलिड हो। क्लियर है, तो वो चीज हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको बनाओ, थोड़ा थ्योरी लिखते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देंगे आपको। यहाँ पे ना ये BM2 मत करना, फिर कंफ्यूजन होगा, BMU2 करना है इसको ना, ताकि पता चले कि LSM में लिखा है ये।
ठीक है, अभी अब पोस्ट अगर आ रखी है तो प्राइवेट रैबिट के पीछे मत भागना। 8,000 के चक्कर में करा काम करा जाओगे। खाना घर वाले खिला देंगे यार, अभी तो खिला रहे तुम्हें। ठीक है, तो 2-4 महीने बैठ जाओ अब ढंग से ही एकदम प्रॉपर वे में, फोन ऑन स्विच ऑफ करके। स्विच ऑफ तो मत करो, घर वाले परेशान होंगे, लेकिन उठाना मत किसी का। हाँ, हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया से दूर। 3 महीने के लिए कहाँ चले गया होना चाहिए, मतलब सबको सोशल मीडिया में, मतलब आग फैल जानी चाहिए, मतलब कहाँ चले गया ये भाई आजकल। तुम्हारे घर में फोन आने चाहिए ना, कहाँ चले गया आजकल ये, सोशल मीडिया में नहीं दिख रहा मैं। लोगों को फील कराना होगा कि हम तप रहे हैं मतलब। नहीं तो बाद में तुमसे बोलेंगे ना, 1,000 पोस्ट आई थी, अरे ये तो निकलना ही था, कोई भी निकाल लेगा बोलेगा ना, राजू नहीं तो। हाँ वही तो अब बैठ जाओ यार प्रॉपर वे में, निकल जाएगा, बहुत इजी है एग्जाम। जिस लेवल में यहाँ पे पढ़ लो, एसएससी जेई का जो लेवल यहाँ पे है, उससे डाउन ही पेपर बनना है, और काफी इजी पेपर बनेगा, देख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसने प्रॉपर तरीके से पढ़ रखा है, देखना, मैं यहाँ पे चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि वो आपका टेक्निकल में ऑलमोस्ट पूरा कर जाए। अगर प्रॉपर वे में डिस्कस कर रखा है किसी ने, तो ऑलमोस्ट आपका पूरा बना के लेके आ सकते हो टेक्निकल में। 340 मतलब 360 में से एक पेपर में 340-350 आने में भी देर नहीं होगी, देखना तुम लोग। लेकिन ये है कि चीजें आपने छोड़नी नहीं है एक भी चीज। टाइम प्रॉपर है, 3-4 महीने का, 4-5 महीने का अभी से। और 4-5 महीने मोर देन इनफ होते हैं आपका। एक तो क्या क्या चल रहा है, सब्जेक्ट कंटिन्यूस चल रहे हैं अभी। ठीक है, और जो पुराने वाले बैच जैसे आप लोग चल रहे हो, आपके बहुत से सब्जेक्ट हो भी गए हैं, है ना, सब्जेक्ट काफी हो गए हैं। सोम वोम वाली जो चीजें चलेंगी, जो सब्जेक्ट यहाँ पे चल रहा है उसको घर में रिवीजन कर लो, जो पुराना वाला सब्जेक्ट चल रहा है उसको सैटरडे संडे को रिवीजन कर लो, संडे के अराउंड। तो छुट्टी होती है आपकी। ठीक है, और इस बार छुट्टियां भी होंगी बीच में, दीपावली की छुट्टियां जैसे देखिए, कुछ टाइम पे छुट्टियां रहेंगी ना त्योहार के टाइम पे। हाँ, तो उस टाइम पे छुट्टियां रहेंगी, तो उस टाइम पे भी आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो चीजों का। इस बार घर मत जाना दीपावली में। घर ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना घर में इस बार। अगले वाली दीपावली में आ जाएगा तब तक। हाँ, जिसका घर यहाँ है तो फिर तो दिक्कत है। फिर तो माँ बाप डेली। विकास नगर से डेली अप डाउन करती हूँ। अच्छा सही है, बड़ा लंबा। हाँ, किसमें? अच्छा दीपावली में। अगर बड़ा दूर पड़ता होगा विकास नगर से, तो काफी दूर है ना, 1.5 घंटा 1.5 घंटा लगता होगा पर डे। आना आना ही आना। क्या दिक्कत है यार। एक बार वो करने गया था ना मैं, वैक्सीन लगाने वहां गया था, तब दिक्कत हुई। उस टाइम पे मिल कहाँ रही थी, वो कहीं भी मिल रहा था उस टाइम पे तो, इनिशियल में। जो यहाँ पे हमें जॉब में आना था, तुम लोगों का तो ऑनलाइन था उस टाइम पे क्लासेस, ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो तब हमें जाना पड़ा वहाँ पे। वहाँ पे एक आईटीओ भी है ना, लाइसेंस बनाने वाला। यहाँ तो झाझरा वाले में बड़ा दिक्कत है यार। विकास नगर, ये तो झाझरा में है, वो तो बड़ा दिक्कत वाला है। मतलब निकाल निकल जाएगा वो बाइक। इजी है ना, लास्ट वाले कर्व में दिक्कत जैसे लग रहा था मुझे देखने में ना। निकाल तो नहीं, मैंने जाना है मेरे को लेकिन। अच्छा, विकास नगर वाले में वहाँ पे वो बैठे रहते हैं ना। हाँ हाँ। अच्छा, टेस्ट टेस्ट नहीं है वहाँ पे। हाँ, एक से बात हुआ था, लेकिन यार वो ना ऋषिकेश जाने के लिए तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। एक बार झाझरा में ट्राई मारता हूँ, निकालना है। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट है, मतलब पता नहीं, कल तो बना रहा था गोल थोड़ा। नहीं बनता है यार एक्चुअल में। हाँ हाँ। हम्म। तुमने 4 व्हीलर में दिया था वहाँ पे, मैं 2 व्हीलर में करना है पहले यार, 4 व्हीलर तो बाद में। हाँ, 2 व्हीलर का भी वहाँ पे, 2 व्हीलर का जो लास्ट वाला कर्व है ना, खतरनाक है वहाँ पे, सारे बाइक वाले। अच्छा, डिवाइसेस, हाँ फिर हम वहाँ से बनाएंगे ना। पिथागोरस से बनाऊंगा, पिथागोरस में डिवाइस लगने में बहुत साल लगेंगे अभी। हम्म? हाँ, 500 रुपये पूरा बनाते हैं। 3-3.5 दिन में पूरा मिल जाएगा।
हाँ हाँ हाँ, अगर 3 साढ़े 3 में पूरा बनने वाला होगा ना